नाजरीन 1991 में शाया होने वाला ISPR का पहला इब्लागी हथियार हिलाल मैगजीन अपने हाथों में उठाए मैं अपने घर की सीढ़ियों के ऊपर अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि ISPR ने 2018 से 2 मजीद मैगजीन हिलाल फॉर हर और हिलाल फॉर किड्स भी शाया करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें वो बच्चों और औरतों के हकूक की तर्जुमानी करते हैं। इन्हीं मैगजीन को पढ़ते पढ़ते मैं गाड़ी में बैठा FM रेडियो ऑन किया और 89.4 FM की आवाज मेरे कानों में गूंजी तो जानने पर मालूम हुआ कि FM 89.4 और FM 96 भी ISPR ही के अबलागी हथियार हैं, जिसके बारे में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आसमा जहांगीर ने एक पिटीशन फाइल की। पिटीशन में कहा गया कि ISPR 50 शहरों में सुने जाने वाले FM 89.4 और FM 96 को इलीगली पेमरा के लाइसेंसेस के बगैर ऑपरेट कर रही है और अवाम को यह बताया जाए कि इन रेडियो स्टेशंस की फंडिंग कहां से आती है। सहाफी मतीउल्लाह जान ने तो यह तक कह दिया कि ISPR 50 से ज्यादा रेडियो स्टेशंस ऑपरेट करता है और अवाम को इसकी फंडिंग और सोर्सेज और पेमरा को इसके लाइसेंसेस का कोई अंदाजा नहीं। लेकिन यह तो इब्लागी हथियारों की दास्तान की सिर्फ शुरुआत है, असल कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकाते आमा के शोबे ISPR के 4 इब्लागी हथियारों के बारे में तफसील से बताएंगे और इनका मुआवजना दूसरे मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियों के इब्लागी हथियारों के साथ करेंगे। नाज़रीन, इस एक्सक्लूसिव फुटेज को देखिए। यूं तो यह फुटेज किसी मिलिट्री एकेडमी या किसी वॉर जोन की लगती है, पर आपको यह जानकर हैरत होगी कि दरअसल यह फुटेज 1998 में ऑन एयर होने वाले मशहूर मारूफ ड्रामा सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली से ली गई है। नाज़रीन, अल्फा ब्रावो चार्ली के रिलीज होने के बाद लगने वाला एक साजिशी थ्योरी ये थी कि दरअसल इस ड्रामे को इसलिए रिलीज किया गया है ताकि अवाम में फौज के मुस्बत रोल को उजागर किया जाए और एक सॉफ्ट इमेज प्रमोट की जाए। और दरअसल अल्फा ब्रावो चार्ली को इसलिए ऑन एयर किया गया क्योंकि मुसल्लह अफवाज का 1999 में मार्शल लॉ लगाने का प्लान था और ये ड्रामा उसकी राह को हमवार करने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। मगर क्या ये थ्योरी दुरुस्त है? इसको जानने के लिए अमेरिका नेवी की रिक्रूटमेंट का ये ग्राफ मुलाहिजा कीजिए। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अचानक 1986 में अमेरिकन नेवी की भर्तियों में एक इजाफा होता है। नाज़रीन, ये वही साल है जिस साल अमेरिकन इंटेलिजेंस पेंटागन ने हॉलीवुड के साथ मिलकर नेवी से रिलेटेड एक बहुत मशहूर फिल्म टॉप गन रिलीज की, जिसने अमेरिकन अवाम के अंदर नेवी के बारे में मुस्बत तासुरात उजागर किए और एक साथ 8% नेवी भर्तियां इंक्रीज हो गई। इसको देखते देखते इससे 3 से 4 साल के बाद ISPR ने ड्रामा सुनहरे दिन रिलीज किया और दरअसल अल्फा ब्रावो चार्ली इसी ड्रामे का एक सीक्वल है जो उस टाइम पर होने वाले कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के मंजरनामे के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल जफर अब्बास की जिंदगी के ऊपर बेस्ड एक ड्रामा है। तो इस थ्योरी में कोई सच्चाई नहीं कि अल्फा ब्रावो चार्ली को मार्शल लॉ के एक हथियार में इस्तेमाल किया गया था। इनफैक्ट मार्शल लॉ से 3 साल पहले शूट होने वाला अल्फा ब्रावो चार्ली 1997 में शूट हुआ, जब उस टाइम की हुकूमत और फौज बिल्कुल एक पेज पर समझे जाते थे। नाज़रीन, पाकिस्तानी ताल्लुकाते आमा मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकाते आमा के शोबे ISPR का दूसरा इब्लागी हथियार पाकिस्तानी टीवी ड्रामे हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता दिखाई देता है। पाकिस्तानी ISPR 30 से ज्यादा ड्रामे रिलीज कर चुकी है, जिसमें से 27 ड्रामों को कमर्शियली सक्सेसफुल समझा जाता है। उनमें से 2 ड्रामे सिन्फे आन और अहदे वफा ने रिकॉर्ड तोड़ रेटिंग्स हासिल की और एक टेलीफिल्म द ग्लोरियस रिजॉल्व ने रोम के इंटरनेशनल मिलिट्री फिल्म फेस्टिवल के अंदर स्पेशल जूरी अवार्ड जीता। लेकिन इन सब फिल्मों और ड्रामों की कीमत आपके और मेरे टैक्स के पैसों से ही दी गई। नाज़रीन, बाकी मुल्कों की तरह ISPR भी 2 तरीकों से फिल्म प्रोड्यूस करती है। या तो वो प्रोडक्शन अपने पास रखती है जिस तरह द ग्लोरियस रिजॉल्व में हुआ, या वो किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेट करती है जिस तरह सिन्फे आन में हुआ। इस कोलैबोरेशन के थ्रू प्रोडक्शन हाउस को मिलिट्री के रिसोर्सेज, एक्सेस और बेसिस का एक्सेस मिल जाता है और ISPR को और पाकिस्तान की मिलिट्री को अपना नैरेटिव मुस्बत तरीके से पेश करने का मौका मिल जाता है। इसी जिम्मे में इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका CIA ने तो 2 फिल्में जीरो डार्क 30 और आर्गो में बाकायदा स्क्रिप्ट्स बदलवा कर अपने नैरेटिव को प्रमोट किया और यही काम रूसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया जब उन्होंने मशहूर फिल्म द व्हाइट टाइगर में बाकायदा स्क्रिप्ट को मैनिपुलेट करके एक प्रो सोवियत स्क्रिप्ट तैयार की। अब आपके जनरल नॉलेज का इम्तिहान लेते हैं। आतिफ असलम, जुनैद जमशेद, नूर जहान
और अली जफर, इन चारों गुलकारों में क्या चीज मुश्तरका है? नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन चारों में सिर्फ ये चीज मुश्तरका नहीं कि ये पाकिस्तान के टॉप सिंगर्स हैं, बल्कि ये कि इन चारों ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकाते अहमा के शोबे ISPR के लिए तराने, मिली नगमे और गाने गाए हुए हैं। इसमें से सबसे मशहूर गाना मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है पूरे पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बर्बरियत वाले अटैक के बाद गूंजा और इसने पूरी अवाम को मुत्तहद करने में अहम किरदार अदा किया। 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज आने वाले इस गाने ने शुरुआत की उन तरानों की जो फिर कोविड के टाइम कश्मीर में जुल्म के टाइम रिलीज हुए। लेकिन ये सारे गाने एक तरफ, आजकल सबसे मशहूर गाना जो कि सियासतदानों और अवाम के कानों में गूंजता रहता है वो है मेरी जिन मेरी जान जनरल आसिफ मुनीर। और मजे की बात तो ये है कि ये गाना ISPR ने खुद रिलीज भी नहीं किया। दिसंबर 2016 में जनरल आसिफ गफूर DG ISI का ओहदा संभालते हैं और ISPR अपने चौथे मीडिया दौर डिजिटल वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर एंटर होता है। ISPR के DG अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करना स्टार्ट होते हैं। दिसंबर 2016 में सहाफियों को बुलाकर कहते हैं कि आप लोग सारे हमारी 5th जनरेशन वॉरियर्स फ्रंट लाइन के ऊपर है और आपको पाकिस्तान की मुस्बत इमेज दिखानी है और नेगेटिविटी को खत्म कर देना है। पर 2019 में एक धमाका होता है जब फेसबुक एक स्टेटमेंट रिलीज करता है और उसमें वो कहता है कि हमने पाकिस्तान से ओरिजिनेट होने वाले 103 अकाउंट्स को इनऑथेंटिक एक्टिविटी की वजह से बैन किया है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद मेटा एक स्टेटमेंट रिलीज करता है जिसमें वो कहता है कि ये 103 पेजेस एक्चुअली पाकिस्तान मिलिट्री के फैन पेजेस थे जो कि गलत तरीके से ऑपरेट किए जा रहे थे और फेक न्यूज फैला रहे थे। नाजरीन, बाकी मुल्कों की तरह भी पाकिस्तानी मिलिट्री और ISPR काफी फेक अकाउंट्स और बॉट्स के इस्तेमाल के इल्जाम अपने सर लेती है और मानती नहीं है, बट ये इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन ये काम कोई हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि ये काम CIA ने चाइना के अंदर एंटी वैक्स कैंपेन करने के लिए किया, जब उसने चाइना में फेक अकाउंट्स के थ्रू एक एंटी वैक्स कैंपेन चलाई टू अंडरमाइन चाइना। और यही काम रशिया ने 2016 के अमेरिकी इंतखाबात में किया जब वहां पर उसके फेक अकाउंट्स पकड़े गए। लेकिन पाकिस्तानी ISPR और इन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज में फर्क यह है कि ये ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज दूसरे ममालिक के अंदर ज्यादा ऑपरेशंस पर ध्यान देती है, जबकि पाकिस्तानी ISPR का ज्यादातर फोकस अपने मुल्क में डिसेंट को दबाने पर होता है। नाजरीन, पाकिस्तानी और दुनिया भर के टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल करके स्टेट के नैरेटिव को पुश करना और एक सॉफ्ट इमेज बनाना कई सदियों से हो रहा है और शायद होता चला है। लेकिन इख्तलाफी नोट ये नहीं, इख्तलाफी नोट ये है कि पाकिस्तानी ड्रामों, फिल्मों, तरानों और जरीदों में सिर्फ एक ही इदारा है जिसकी मुस्बत शक्ल प्रेजेंट की जाती है। पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी हेल्थ केयर, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया, स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे शोबे हैं जिसमें पाकिस्तानियों ने बहुत सा नाम कमाया है। लेकिन कोई ड्रामे, तराने, फिल्में और जरीदे उनके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करती। जब मेजर निगार जौहर एक बहुत बड़ा मार्का मारती हैं तो उनके ऊपर एक टेलीफिल्म बन जाती है। मरियम मुख्तार जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की पहली खातून पायलट बनती हैं, उनके ऊपर भी एक टेलीफिल्म बन जाती है। मगर अब्दुल सत्तार ईदी और IG शुएब सडल के ऊपर ना ही कोई तराना आता है, ना ही कोई हिलाल मैगजीन का एडिशन छपता है और ना ही किसी फिल्म में उन्हें टैक्स के पैसों को इस्तेमाल करके भी खराज तहसीन पेश किया जाता है। इसकी क्या वजह है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।